Hello students, in last lecture from chapter the fundamental unit of life, we have discussed some of the concepts and related MCQs. Today we are going to study some other concepts and related MCQs. So in last lecture we have discussed already some of the MCQs and related concepts related to the cell organelles and cell. आज भी हम कुछ questions देखेंगे. So let us practice some questions. First question is, the extension of plasma membrane in prokaryotes that helps in DNA replication, cell wall replication and respiration is known as. ठीक है, हमें क्वेश्चन दिया गया है कि सेल मेम्ब्रेन का जो एक्सटेंशन है जो कि सेल रेप्लिकेशन में, डीएनए रेप्लिकेशन में और सेल वॉल सिंथेसिस रेस्पिरेशन में, सेल वॉल रेप्लिकेशन में और डीएनए रेप्लिकेशन में जो काम करता है वो कौन सा पार्ट होता है. ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा आज, द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्रोकैरियोट. द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्रोकैरियोट. प्रोकैरियोट में ऐसा कौन सा एक्सटेंशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में which helps in डीएनए रेप्लिकेशन, जो डीएनए रेप्लिकेशन में काम करता है. ठीक है, then it helps in the cell wall replication and respiration. Cell wall replication and respiration, इसमें काम करने वाला कौन सा पार्ट होता है, एक्सटेंशन कौन सा होता है. So options given are, first option given is phagosomes. Second option given is chromatophores, mesosomes and endosomes. Chromatophores, C, mesosomes, and last one is endosomes. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन पूछा है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में होता है. इन प्रोकैरियोट्स विच हेल्प्स इन डीएनए रेप्लिकेशन, सेल वॉल रेप्लिकेशन एंड रेस्पिरेशन. तो इसमें देखिए कि प्रोकैरियोटिक सेल अगर आप देखेंगे, सपोज ये प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है और स्ट्रक्चर के अंदर हमें है, इसके पास है ये सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन से जुड़कर एक एक्सटेंशन होता है, सेल मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन उसको कहा जाता है, जो इस तरह से कॉइल्ड या फ्लैटन सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है. और ये फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर जो होता है इसको कहा जाता है मीजोजोम्स. क्या कहा जाता है? मीजोजोम्स. ये मीजोजोम प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं जो कि रेस्पिरेशन, डीएनए रेप्लिकेशन और सेल वॉल रेप्लिकेशन में काम करते हैं. ठीक है, सो यहाँ पर ऑप्शन हमें दिया गया है ऑप्शन सी, मीजोजोम. सो आंसर इज मीजोजोम्स. अब ये जो फैगोजोम्स है या फिर क्रोमैटोफोर्स है, एंडोजोम्स है, ये क्या होता है? तो देखो, फैगोसाइटिक सेल्स अगर है तो उसमें फैगोजोम्स बनते हैं. जो भी फूड मटेरियल है या जो भी मटेरियल उसको फैगोसाइटिक सेल्स क्या करती हैं, वैक्यूल्स में पैक करती है. वैक्यूल्स में पैक करेगी तो उसको फैगोजोम कहा जाता है. क्रोमैटोफोर्स जो होते हैं, ये क्रोमैटोफोर्स ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके अंदर कलर्ड मटेरियल यानी पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. एंडोजोम्स का मतलब होता है वेसिकल्स हैविंग सम स्टोरेज, ऐसे वेसिकल्स जिसमें कुछ स्टोरेज मटेरियल प्रेजेंट है. तो मीजोजोम ही ऐसा पार्ट है जो कि सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या है? एक्सटेंशन है. कहाँ पर होता है? ये प्रोकैरियोटिक में होता है. एंड इट हेल्प्स इन डीएनए रेप्लिकेशन, सेल वॉल रेप्लिकेशन एंड रेस्पिरेशन. सो द करेक्ट आंसर इज सी. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम. ठीक है, ये क्लियर है, मीजोजोम्स इसका आंसर है.
क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है? तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिया गया है कि द सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया दैट डू नॉट प्ले अ रोल इन मोटिलिटी आर द सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का कौन सा ऐसा सरफेस स्ट्रक्चर है दैट डज नॉट, क्या नहीं करता है ये? दैट डज नॉट, दैट डू नॉट प्ले अ रोल इन मोटिलिटी, दैट डू नॉट प्ले रोल इन मोटिलिटी, रोल इन मोटिलिटी, जिसका मोटिलिटी में कोई रोल नहीं है, ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर होता है? ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं हमें। फर्स्ट ऑप्शन गिवन इज पिलाय। पहला ऑप्शन जो दिया गया है वो दिया गया है पिलाय एंड फिम्ब्री। अच्छा, पिलाय एंड फिम्ब्री दिया है, फिम्ब्री, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन दिया गया है हमें, द नेक्स्ट ऑप्शन इज सिलिया फ्लैजेला, ठीक है, सिलिया फ्लैजेला। थर्ड ऑप्शन गिवन इज फिम्ब्री फ्लैजेला, फिम्ब्री एंड फ्लैजेला। एंड डी ऑप्शन गिवन इज पिलाय एंड सिलिया, सिलिया पिलाय, सिलिया एंड पिलाय। तो ऐसे दो ऑप्शन हर एक में दिए गए हैं। तो ये देखो यहाँ पर, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो इसमें दिया गया है कि सरफेस स्ट्रक्चर कौन कौन से है जो कि मोटिलिटी में कोई टेक पार्ट नहीं करते, कोई रोल प्ले नहीं करते। ठीक है, तो पहले तो हम ये देखते हैं कि कौन कौन से सरफेस स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो देखो, सेल के बाहर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं कुछ इस तरह से, कुछ छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं। जो छोटे स्ट्रक्चर होते हैं उनको हम कहते हैं पिलाय। कुछ इससे भी बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको कहा जाता है फिम्ब्री। क्या कहा जाता है? फिम्ब्री। तो फिम्ब्री जो होता है, फिम्ब्री और पिलाई, दोनों का फंक्शन क्या है? तो दोनों का फंक्शन है अटैचमेंट। क्या है? अटैचमेंट टू द सबस्ट्रेटम और सरफेस। ये ऑर्गेनिज्म सरफेस को अटैच होता है इन दोनों की हेल्प से। इनका कोई फंक्शन लोकोमोशन में नहीं होता है। और दूसरे जो दिए गए हैं हमें, एक दिया गया है फ्लैजेला और सिलिया। तो फ्लैजेला जो होता है नॉर्मली वो एक लॉन्ग एक्सटेंशन होता है फ्लैजेला। फ्लैजेला हेल्प्स इन मूवमेंट और लोकोमोशन, ये लोकोमोशन में काम करता है। और एक दिया गया है सिलिया, तो सिलिया भी क्या करता है? लोकोमोशन में काम करता है। ठीक है, सिलिया भी लोकोमोशन में क्या करता है? हेल्प करता है। तो सिलिया और फ्लैजेला लोकोमोशन करवाते हैं या वो हेल्प करते हैं लोकोमोशन में, बट पिलाय और फिम्ब्री नहीं करवाते। इसका मतलब ये अटैचमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इनसे लोकोमोशन नहीं होता। तो हमें देखना है कि पिलाय और फिम्ब्री दिया गया है क्या। तो फर्स्ट ऑप्शन में पिलाय और फिम्ब्री दोनों भी दिए गए हैं। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट बिकॉज दे डू नॉट हेल्प इन द मोटिलिटी। सिलिया फ्लैजेला तो मैंने कहा आपसे कि लोकोमोशन होता है इनकी वजह से। यहाँ पर फिम्ब्री दिया गया है बट इसके साथ फ्लैजेला भी दिया है, तो फ्लैजेला दिया है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि फ्लैजेला करेक्ट फिम्ब्री करेक्ट ऑप्शन है बट फ्लैजेला तो लोकोमोशन करवाता है। सीलिया पिला यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर सीलिया की वजह से क्या होता है? लोकोमोशन होता है। तो ये ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा? पिलिया एंड फिम्ब्री, these are they do not responsible for the motility. Instead they are responsible for attachment of the organism to the substratum. ये substratum पे organism का attachment के लिए responsible होते हैं। ठीक है, क्लियर है ये? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड।
So next question is, which of the following plays role in digesting worn out organelles and cell debris and also plays a role in cell death? अच्छा, इसमें से कौन है जो कि डाइजेशन का या ओर्न आउट सेल को किल करने का, डाइजेस्ट करने का, या फिर जो भी टॉक्सिक मटेरियल है उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है? ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज अ रोल इन डाइजेस्टिंग. क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले. तो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग helps in digesting worn out organelle, digesting worn out organelles, cell organelles. ठीक है, यहाँ पर organelles means cell organelles है, and cell debris and also plays a role in cell death. Cell debris and also plays role in cell death. कौन है ऐसा जिसकी वजह से सेल डेथ भी हो सकता है या वो हेल्प करता है सेल डेथ में? तो ऐसा कौन सा ऑर्गेनल है, सेल ऑर्गेनल ऐसा कौन सा है? तो इसमें सीधा आंसर आ सकता है लाइजोसोम्स. हमें पता है लाइजोसोम्स दे हैव हाइड्रोलाइटिक एसिडिक एंजाइम्स जो कि ये काम करते हैं. जो भी मटेरियल टॉक्सिक मटेरियल है, सेल डेब्रीज है, ओर्न आउट पार्ट है, ओर्न आउट ऑर्गेनल है, या सेल जो जिसकी सेल की डेथ भी हो रही है किसी इन्फेक्शन की वजह से, तो ये सारा काम जो करता है वो करता है लाइजोसोम्स. देखते हैं, हम ऑप्शंस चेक करते हैं. ऑप्शंस दिए गए हैं हमें, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया. ऑप्शंस आर राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, सी लाइजोसोम्स, और डी दिया है लास्ट ऑप्शन गिवन इज माइक्रो बॉडीज. ठीक है, माइक्रो बॉडीज. ठीक है, तो सीधा यहाँ पर आंसर आ जाएगा लाइजोसोम्स. हमें पता है कि लाइजोसोम्स का फंक्शन होता है डाइजेशन ऑफ ओर्न आउट मटेरियल फ्रॉम द सेल. सेल से जो भी ओर्न आउट मटेरियल है उसका डाइजेशन लाइजोसोम्स का फंक्शन होता है. बाकी राइबोसोम्स का फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस, ये रेस्पिरेशन. माइक्रो बॉडीज आर इंक्लूजन बॉडीज, मतलब वो स्टोरेज यूनिट्स होते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, the microtubules are arranged in triplets in dash. The microtubules are arranged in triplets in dash. तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो ट्रिपलेट्स के फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं, बट वो कहाँ पर होते हैं, वो किसका पार्ट है? माइक्रोट्यूब्यूल्स ये किसका पार्ट है? तो ऑप्शंस हमें दिए गए हैं. ऑप्शंस गिवन इज माइक्रोट्यूब्यूल्स द पार्ट ऑफ सिलिया, फ्लैजेला, स्यूडोपोडिया. ऑप्शंस आर सिलिया, फ्लैजेला, स्यूडोपोडिया, और डी दिया गया है द बेसल बॉडीज. द बेसल बॉडीज. ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो सर्कुलर फॉर्म में बेसल बॉडीज में अटैच होते हैं और ट्रिपलेट्स के फॉर्म में होते हैं. कितने फॉर्म में होते हैं? ट्रिपलेट्स के फॉर्म में. तो एक्चुअली बेसल बॉडीज का ये पार्ट होता है. ठीक है, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो किसका पार्ट होता है? इट इज द पार्ट ऑफ बेसल बॉडीज. बेसल बॉडीज का पार्ट होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स. ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स दे एक्ट एज द फ्रेमवर्क. सेल का फ्रेमवर्क भी इससे बनता है. एक तरह से ये सेल को सपोर्ट भी करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, सो आंसर है इसका बेसल बॉडीज.
क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. तो क्वेश्चन नंबर 5 गिवन इज comma shaped bacteria are also called as comma shaped bacteria are called as. तो देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया में कौन कौन से शेप होते हैं. सो बैक्टीरिया में अलग अलग शेप होते हैं, जैसे कि एक होता है बैसिलस. ऑप्शंस दिए गए हैं बैसिलस. ठीक है. अब ये कॉमा शेप्ड पूछा गया है. बैसिलस जो होते हैं वो रॉड शेप्ड होते हैं. जो रॉड शेप्ड होते हैं उनको बैसिलस कहा जाता है. फिर होता है कोकस. ठीक है. फिर थर्ड टाइप के बैक्टीरिया है वो है स्पिरिला और दूसरे है विब्रियोज. स्पिरिलम या स्पिरिला और लास्ट है विब्रियोज. विब्रियोज. ठीक है. अब क्या क्या है इसमें देखो. तो बैसिलस जो है ये होते हैं रॉड शेप्ड. रॉड की तरह होते हैं. रॉड शेप्ड. यहाँ पर तो हमें कॉमा शेप्ड पूछे गए. रॉड शेप्ड मतलब इस तरह से बैक्टीरिया होते हैं रॉड शेप. कोकस जो होते हैं इनको कोकाई भी कहा जाता है या कोकस भी कहा जाता है. कोकाई शेप्ड बैक्टीरिया जो होते हैं वो स्पेरिकल होते हैं. इस तरह से स्पेरिकल जो होते हैं उनको हम कोकस कहते हैं. फिर जो होते हैं स्पिरिला. तो स्पाइरल का मतलब ये होता है कि वो कुछ इस तरह से होते हैं, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं. ठीक है. और विब्रियोज जो होते हैं वो इस तरह से कोकाई शेप्ड होते हैं. विब्रियोज. तो यहाँ पर पूछा गया है कॉमा शेप्ड. कॉमा शेप्ड मतलब ये विब्रियोज. तो विब्रियोज जो है वो है कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया. तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो है वो है डी विब्रियोज. विब्रियोज आर कॉमा शेप्ड बैक्टीरियाज. कॉमा शेप्ड बैक्टीरियाज आर विब्रियोज. ओके. ठीक है. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6. Question number 6 is plasmodesmata connections help in प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शंस कहाँ पर हेल्प करते हैं. ठीक है. ऑप्शंस देखते हैं. क्या ऑप्शंस दिए गए प्लाज्मोडेस्माटा के लिए. साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग यानी मूवमेंट्स ऑफ साइटोप्लाज्म जो होता है उसको साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहा जाता है. तो प्लाज्मोडेस्माटा उसमें हेल्प करता है क्या. तो एक्चुअली इसमें तो इसका कोई हेल्प नहीं होता है प्लाज्मोडेस्माटा का. सेकेंड इज सिंक्रोनस माइटोटिक डिवीजन, लोकोमोशन ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. सिंक्रोनस माइटोटिक डिवीजन. माइटोटिक डिवीजन में हेल्प करता है ये. फिर उसके बाद होता है सी दिया है लोकोमोशन ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. लोकोमोशन ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. और ऑप्शन डी दिया गया है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन सेल. मूवमेंट या यू कैन से ट्रांसपोर्ट. मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन सेल्स. दो सेल्स के बीच में जो मूवमेंट होता है सब्सटेंस का वो प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शंस की वजह से होता है. इस तरह से हमें ऑप्शंस दिए गए हैं. अब हम चेक करते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो सकता है. ठीक है. तो देखो यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एक दिया गया है. तो एक्चुअली साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जो है ये साइटोप्लाज्म का मूवमेंट है. इसमें प्लाज्मोडेस्माटा का कोई कनेक्शन नहीं है. कोई हेल्प प्लाज्मोडेस्माटा नहीं करेगा. तो ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट.
synchronous mitotic division. So mitotic division is totally depends on the genotype of cell. न्यूक्लियस पे डिपेंड होता है, ठीक है, डीएनए पे डिपेंड होता है कि डिवीजन को कंट्रोल करना, ये पूरी तरह से न्यूक्लियस क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो इसमें एक्चुअली जो प्लाज्मोडेस्माटा है उसका कोई रोल नहीं होता है। एक्चुअली प्लाज्मोडेस्माटा ये स्ट्रक्चर जो होते हैं ये प्लांट सेल्स के अंदर होते हैं, दो सेल्स के बीच में साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस होते हैं जिनको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। तो माइटोटिक डिवीजन में ये कोई हेल्प नहीं करता। लोकोमोशन ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ये भी हो नहीं सकता। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन सेल्स, सो डेफिनेटली देखो इस तरह से प्लाज्मोडेस्माटा होता है। ये एक प्लांट सेल है, ये दूसरा प्लांट सेल है। अब दो प्लांट सेल्स के बीच में, ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा मतलब क्या होते हैं, ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। एंड these bridge like structures which are present in the cells, they are responsible for transport of material. जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल हो रहा है एक सेल से दूसरी सेल की तरफ, ये दोनों भी सेल है, सपोज ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, तो जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल हो रहा है वो किससे हो रहा है, ये हो रहा है प्लाज्मोडेस्माटा, जो कि साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस है। दोनों के साइटोप्लाज्म के बीच में एक ब्रिज लाइक कनेक्शन होता है जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस, प्लाज्मोडेस्माटा। फंक्शन इसका क्या है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन सेल्स, सेल्स के बीच में जो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस है वो इसकी वजह से होता है। सो दिस इज अबाउट प्लाज्मोडेस्माटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7 is डिक्टियोसोम्स आर, ठीक है, डिक्टियोसोम्स आर, तो ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है कि डिक्टियोसोम्स क्या होते हैं। तो डिक्टियोसोम्स जो है, डिक्टियोसोम्स इट इज द अनदर नेम गिवन टू द गोल्जी apparatus, गोल्जी बॉडीज का ये दूसरा नाम है, ठीक है। हमें ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं, देखो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है ए, टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स, respiratory particles, types of ribosomes, respiratory particles। फिर नेक्स्ट है places of flagellar origin, places of flagellar origin, flagellar origin, and last option given is Golgi bodies या Golgi apparatus, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ राइबोसोम तो ये नहीं है डिक्टियोसोम्स। रेस्पिरेटरी पार्टिकल्स जो होते हैं F1 पार्टिकल्स, ठीक है, तो F1 पार्टिकल्स होते हैं रेस्पिरेटरी पार्टिकल्स आर नॉट डिक्टियोसोम्स। प्लेसेस ऑफ फ्लैजेलर ओरिजिन, सो फ्लैजेलर ओरिजिन जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होता है, बेसल बॉडी से होता है। गोल्जी एपरेटस का दूसरा नाम क्या है, डिक्टियोसोम्स है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8। क्या क्वेश्चन नंबर 8 है, the endoplasmic reticulum in skeletal muscle cells is also called as, endoplasmic reticulum in muscle cells is also called as, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है मसल सेल में इसको कहा जाता है सार्कोप्लाज्म। क्या कहा जाता है, सार्कोप्लाज्म। तो ऑप्शंस दिए गए हमें, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोमियर एंड सार्कोप्लाज्म। तो ए दिया है RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सी ऑप्शन दिया है, ऑप्शन दिया गया है सी, दैट इज सार्कोसोम एंड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लास्ट ऑप्शन दिया है सार्कोमियर, सार्कोमियर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सार्कोमियर RER या CR, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। हमें पूछा है ER क्या होता है,
मसल सेल्स के अंदर। तो सीधा इसका जो आंसर है वो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे इसको एक टर्म है, स्पेसिफिक टर्म है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER इन द मसल सेल्स इज कॉल्ड एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 8 हुआ है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट पेयर। आपको दिया गया है कुछ पेयर्स, उसमें से आपको इनकरेक्ट ढूंढना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इज इनकरेक्ट। जो दिए गए हैं उसमें से इनकरेक्ट पेयर कौन सा है वो हमें ढूंढना है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है राइबोसोम जी पैलेड। अच्छा, राइबोसोम्स जी पैलेड, यानी डिस्कवरी किसने किया है इसका। ठीक है, स्ट्रक्चर किसने बताया है, राइबोसोम का जी पैलेड इन्होंने बताया है। करेक्ट है ये। गोल्जी एपरेटस, कैमिलो गोल्जी, गोल्जी एपरेटस, कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी जो साइंटिस्ट थे इन्होंने गोल्जी एपरेटस को एक्सप्लेन किया था, स्ट्रक्चर को। फिर इसके बाद सी ऑप्शन हमें दिया गया है वो है क्रोमैटिन सिंगर निकोलसन और न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन। क्रोमैटिन सिंजर एंड निकोलसन, निकोलसन क्रोमैटिन मटेरियल। और डी ऑप्शन दिया गया है न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, तो राइबोसोम्स जो है जी पैलेट इन्होंने बताया था, करेक्ट है। गोल्जी, कैमिलो गोल्जी इन्होंने बताया था। न्यूक्लियस जो है वो रॉबर्ट ब्राउन इन्होंने इसका स्ट्रक्चर बताया था, एक्सप्लेन किया था। क्रोमैटिन जो है सिंजर निकोलसन, एक्चुअली सिंजर निकोलसन ने जो स्ट्रक्चर बताया है वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो ऑप्शन है ये क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, तो इनकरेक्ट हमें पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो है आंसर जो है वो है सी, बिकॉज ये इनकरेक्ट है। ठीक है, सिंगर एंड निकोलसन जो है इन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बताया था। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 गिवन इज ऑयल्स एंड फैट्स दे आर स्टोर्ड इन विच टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। ऑयल्स एंड फैट्स दे आर स्टोर्ड इन विच टाइप ऑफ प्लास्टिड्स। तो ऑयल्स है, फैट्स है, एंड दोज आर स्टोर्ड इन, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, ऑप्शंस दिए गए। अब जो ये ऑयल्स फैट्स होते हैं ये प्लास्टिड्स में स्टोर्ड होते हैं, अमाइलोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, इलेओप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट। तो दिया गया है अमाइलोप्लास्ट, बट अमाइलोप्लास्ट में ऑयल फैट नहीं होता है, इसमें शुगर्स होते हैं। फिर दिया है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में स्टोरेज जो होता है वो क्लोरोफिल होता है। फिर उसके बाद सी दिया है एलेरोप्लास्ट और अल्यूरोप्लास्ट, दो है, एलेरोप्लास्ट, और डी दिया गया है एल्यूरोप्लास्ट। तो देखो यहां पर जो एलेरोप्लास्ट होते हैं इसके अंदर फैट्स स्टोर होता है, फैट्स या ऑयल्स, लिपिड्स इसमें स्टोर होते हैं। इसमें पिगमेंट स्टोर होता है, अमाइलोप्लास्ट में शुगर स्टोर होते हैं, अल्यूरोप्लास्ट में अमीनो एसिड्स का स्टोरेज होता है। ठीक है, सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, जो कि एलेरोप्लास्ट दिया गया है, ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है
द ग्लाइकोलिपिड्स दे आर मेनली सिंथेसाइज्ड इन, ग्लाइकोलिपिड्स कहाँ पर सिंथेसाइज होते हैं? ग्लाइकोलिपिड्स आर मेनली सिंथेसाइज्ड इन, कहाँ पर इनका सिंथेसिस होता है? सो ऑप्शंस गिवन इज, ग्लाइकोलिपिड्स जो है तो गोल्जी एपरेटस, गोल्जी बॉडीज में सिंथेसाइज होते हैं, उनका रीमॉडलिंग या रिस्ट्रक्चरिंग गोल्जी एपरेटस में होता है। ऑप्शंस गिवन इज लाइसोसोम्स, बी दिया है वैक्यूल्स, सी गिवन इज प्लास्टिड्स, सी इज प्लास्टिड्स, एंड डी गिवन इज गोल्जी बॉडीज या गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस। तो देखो यहाँ पर ग्लाइकोलिपिड्स आर मेनली सिंथेसाइज्ड इन लाइसोसोम्स, तो हमें पता है लाइसोसोम तो क्या है, सुसाइड बैग्स है, ये क्या करते हैं, ओर्न आउट सेल्स को या ओर्न आउट ऑर्गेनल्स जो भी है ये उसको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। वैक्यूल स्टोरेज का फंक्शन करते हैं, प्लास्टिड्स भी स्टोरेज का फंक्शन करते हैं, तो सिंथेसिस का फंक्शन इसमें से ग्लाइकोलिपिड्स का कौन करता है, तो वो करता है गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस वो ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स दोनों का भी सिंथेसिस कर सकते हैं, उसका रिस्ट्रक्चरिंग, रीमॉडलिंग और पैकेजिंग भी कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स इन गोल्जी एपरेटस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, you are asked prokaryotic ribosomes or of different prokaryotic ribosomes are of dash type, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कौन से टाइप का होता है, तो यहां पर लिख लेते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स। क्वेश्चन नंबर 12, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर ऑफ डैश टाइप। तो हमें पता है कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है, इसका मतलब ये जो है इट इज 70S टाइप ऑफ राइबोसोम, ये 70S टाइप का राइबोसोम है, ठीक है। यूकैरियोटिक में 80S होता है, प्रोकैरियोटिक में 70S होता है। ऑप्शंस गिवन आर 60S, बी 70S, सी 80S और डी दिया है 50S। तो आपको ऑप्शन ढूंढना है, इसमें 60S तो नहीं होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम इज 70S, 80S नहीं होगा क्योंकि ये यूकैरियोटिक होता है, 50S राइबोसोम्स होते ही नहीं है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता ही नहीं है। सो दिस इज अबाउट द राइबोसोम्स प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 गिवन इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, यहां पर हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उसमें से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर 13 है ये, क्वेश्चन नंबर 13, इनकरेक्ट स्टेटमेंट is, incorrect statement is A. What is the first statement given? The first statement given is lipids in cell membrane are arranged in bilayer. सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड होता है, लिपिड इन सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन अरेंज्ड इन बाय लेयर, ये बाय लेयर में होता है, ठीक है, बाय लेयर में होता है, करेक्ट है, हमने देखा है लिपिड बाय लेयर, सेल मेम्ब्रेन में लिपिड बाय लेयर होता है। सेकेंड इज RER इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, RER इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, तो ये भी करेक्ट है, हमें पता है कि प्रोटीन सिंथेसिस RER पर होता है, क्यों होता है, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी गिवन इज टोनोप्लास्ट इज अ मेम्ब्रेन ऑफ गोल्जी बॉडी, अच्छा टोनोप्लास्ट इज
मेम्ब्रेन ऑफ गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी की मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट नहीं कह सकते। टोनोप्लास्ट जो होता है वो गोल्जी बॉडी का नहीं होता है, वो होता है वैक्यूल का। वैक्यूल का मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट होता है। और ऑप्शन डी हमें दिया गया है, माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फ्यूजन, माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फ्यूजन, तो ये करेक्ट है। माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया लाइक ही होता है प्रोकैरियोटिक सेल की तरह, तो फ्यूजन की न्यूक्लियर डिवीजन जो उसका डिवीजन होता है वो फ्यूजन से होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक फ्यूजन होता है। तो उसी ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। हमें पूछा है इनकरेक्ट कौन सा है, तो हमारा ऑप्शन करेक्ट जो आता है वो आता है टोनोप्लास्ट इज द मेम्ब्रेन ऑफ गोल्जी बॉडी। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि टोनोप्लास्ट वैक्यूल का मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13। 13 का करेक्ट आंसर क्या है, सी ऑप्शन है। टोनोप्लास्ट जो है it is not the membrane of Golgi body, actually it is the membrane of vacuole. Next question given is the kinetochores they are related to, kinetochore fibers जो होते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं, kinetochores, kinetochores are related to, देखो kinetochores जो होते हैं वो डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है राइबोसोम के ऊपर, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये राइबोसोम है और राइबोसोम में ये सेंट्रोमियर है, तो इसके ऊपर एक डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है दोनों तरफ से, एंड दिस डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज काइनेटोकोर। इसको हम काइनेटोकोर कहते हैं। ये पार्ट जो होता है इसको कहा जाता है काइनेटोकोर। अब इस पार्ट को काइनेटोकोर कहेंगे तो ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड राइबोसोम से रिलेटेड है। तो कुछ ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, ऑप्शंस क्या है उसके बेसिस पे हम आंसर देख सकते हैं। राइबोसोम्स, क्रोमोसोम्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। सो फर्स्ट दिया है राइबोसोम्स, सेकंड दिया है क्रोमोसोम्स, सी ऑप्शन दिया है लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स, एंड ऑप्शन डी इज गिवन वैक्यूल्स। ऑप्शन डी दिया गया है वैक्यूल्स। तो देखो यहां पर क्या है, राइबोसोम्स, क्रोमोसोम्स, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, इस तरह से दिया गया है। काइनेटोकोर किसका पार्ट होता है, तो यहां पर दिया गया है, आंसर सीधा है कि ये जो है ये क्रोमोसोम का पार्ट है, लाइसोसोम या वैक्यूल राइबोसोम का ये पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, काइनेटोकोर्स आर रिलेटेड टू द क्रोमोसोम्स, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द काइनेटोकोर फाइबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 15 question given is डाइनिन इज द यूनिक प्रोटीन ऑफ, डाइनिन किसका प्रोटीन होता है, ठीक है। डाइनिन जो है ये प्रोटीन किसका होता है, ये यूनिक प्रोटीन है, किससे रिलेटेड होता है ये हमें देखना है। डाइनिन मोटर्स, डाइनिन प्रोटीन्स, तो फ्लैजेला का जो मूवमेंट होता है वो फ्लैजेलर मूवमेंट एक्चुअली डाइनिन की वजह से होता है, ठीक है। डाइनिन एक मोटर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो फ्लैजेला की मूवमेंट में हेल्प करता है। सो हमें क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 15, डाइनिन, डाइनिन इज यूनिक प्रोटीन ऑफ, डाइनिन इज यूनिक प्रोटीन ऑफ, डाइनिन किसका यूनिक प्रोटीन है, so dynein is the unique protein of ribosome, flagella, mitochondria, ठीक है, ये गिवन ऑप्शन है। और डी दिया है क्रोमोसोम, ठीक है। तो इतने ऑप्शन हमें दिए गए कि राइबोसोम का प्रोटीन होता है क्या, ये राइबोसोम का प्रोटीन तो डाइनिन नहीं होता है, ठीक है। राइबोसोम खुद ही क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर की तरह है, आरएनए की स्ट्रक्चर की तरह है। फ्लैजेला, सो डेफिनेटली फ्लैजेला का जो बेस होता है वो डाइनिन मोटर होता है, तो डाइनिन इज द पार्ट ऑफ फ्लैजेला, इट इज द यूनिक प्रोटीन ऑफ फ्लैजेला। जो फ्लैजेला मूवमेंट करता है वो डाइनिन मोटर की वजह से करता है या डाइनिन प्रोटीन की वजह से करता है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्रोमोसोम का इससे कोई रिलेशन नहीं होता है।
So for question number 15, the correct option is option B. Flagella is related with the dynein or dynein is related with the flagella. Dynein जो है, it is the unique protein, it is the part of flagella. पूरा फ्लैजेलर सिस्टम जो होता है उसका एक पार्ट होता है, छोटा सा बेसल पार्ट, वो होता है डाइनिन प्रोटीन. सो दिस इज अबाउट द सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेल ऑर्गेनल्स. अब नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ क्वेश्चंस हम इसके बारे में देखेंगे, और कुछ लेंदी क्वेश्चंस जो कि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस है उसके बारे में, वो क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. फिर उसके बाद जो भी नेक्स्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी चैप्टर्स है हमारे, उससे भी हम डील करेंगे. ओके, थैंक यू.